फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में हर साल बसने वाली तंबुओं की नगरी में कल दूसरे स्नान पर पौष पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। जिससे पहले माघ मेला प्रशासन व माघ मेला पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं वर्ल्ड मीडिया टाइम से बात करते हुए माघ मेला एसएसपी डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि पौष पूर्णिमा के स्नान पर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें एटीएस के कमांडो व सादी वर्दी में महिला पुलिस कर्मी तैनात होंगी और ड्रोन से कैमरे से पूरे क्षेत्र की निगरानी होगी। डीप वाटर बैरिकेडिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें यूज़ किया जाएगा। पुलिस माघ मेला क्षेत्र की निगरानी करेगी। देर रात से ही श्रद्धालुओं का मेला क्षेत्र में आना शुरू हो जाएगा और ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में कल्पवासियों का भी आना शुरू हो गया है। आज सभी पुलिसकर्मियों को एसएसपी माघ मेला डीआईजी पुलिस लाइन सभागार में जहां ब्रीफ किया गया पुलिसकर्मियों को। वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। वहां से आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए अयोध्या प्रयागराज मार्ग पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जिससे अयोध्या से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। जहां माघ मेले का कल दूसरा स्नान पर्व पौष पूर्णिमा का, और ऐसे में कल्पवासी प्रयाग की धरती पे आने लगे हैं और बस रहे हैं तंबू के नगर। हमारे साथ डीआईजी माघ मेला एसएसपी राजीव नारायण मिश्रा जी हैं। सर, इस बता रही है किस तरह से तैयारी की गई है, कल पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है और इसमें क्या व्यवस्थाएं रहेंगी सुरक्षा की दृष्टि से? कल्पवासी भी आने लग गए हैं और स्नान भी है। पौष पूर्णिमा का पर्व है और माघ मास प्रारंभ हो रहा है। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक बड़ी संख्या में कल्पवासी इस माघ मेला क्षेत्र में प्रवास करते हैं और लगातार विगत 2 दिनों से कल्पवासियों का माघ मेले क्षेत्र में आगमन हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने समय से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी थी, जिससे कि किसी भी कल्पवासी को अपने शिविर या अपने कैंप स्थल जहां पर उनको कल्पवास करना है वहां तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। रूट्स उनके निर्धारित थे, उन्हीं रूट से वो लोग अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा उनको प्रदान करने के लिए जो हमारे 14 थाने हैं और 41 पुलिस चौकियां हैं, उनके माध्यम से हम लोग पिकेट और गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे माघ मेले क्षेत्र पे नज़र रख रहे हैं। जो जल में जब ये लोग सारे कल्पवासी स्नानार्थी स्नान करेंगे तो इनको सुरक्षित स्नान देने के लिए भी सारे घाटों पर, संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है, जाल का व्यवस्थापन किया गया है और इसके साथ साथ बाढ़ राहत दल के लोगों को, जल पुलिस के लोगों को, प्रशिक्षित गोताखोरों को, एसडीआरएफ की टीम को, एनडीआरएफ की टीम को, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत और सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से एसटीएफ की टीमें, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एएस चेक टीम्स, आरएफ की टीमें और एटीएस के कमांडोज भी अपना योगदान दे रहे हैं। महिला श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए महिला पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में तैनात की गई हैं। जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो लगातार क्रियाशील है और माघ मेले के चप्पे चप्पे पे नज़र रख रहा है। सर, देखा जा रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई और अयोध्या धाम से भी श्रद्धालुओं का अब आना शुरू होगा, तो उस कल भी ऐसा हो सकता है कि श्रद्धालु हैं, तो उसको देखते हुए और कुछ खास इंतजाम उसको देखते हुए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं प्रस्तावित की हैं और तैयारियां भी कर ली हैं और कुछ चीज़ों का रिहर्सल भी हम लोगों ने कराया है। भीड़ प्रबंधन की जो हमारी आपातकालीन योजनाएं हैं उनका हम लोगों ने रिहर्सल करा रखा है और पार्किंग की व्यवस्थाएं भी माघ मेले क्षेत्र के अंदर भी दी है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। और इस प्रकार अगर बहुत सारे श्रद्धालु और ऐसे लोग जो कि अयोध्या से वापस यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको सुगम आवागमन देने के लिए और सुरक्षित स्नान देने के लिए हम लोगों ने सारे बंदोबस्त सुनिश्चित किए हैं। देखिए, जिस तरह से पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है, ऐसे में माघ मेला एसएसपी डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा जी ने पूरी तैयारी कर रखी है और अयोध्या से भी जो श्रद्धालु होंगे वो भी यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिगत उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई और ऐसे में कल्पवासी भी कल स्नान पर्व पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। आपको श्रद्धालुओं का प्रयाग की धरती पर आना होगा और एक भव्य नज़ारा होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के सर्वेक्षण करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ हुई सुनवाई। हिंदू पक्षकार राखी सिंह की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की कोर्ट में हुई सुनवाई। वहीं ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने खुद को वाद से अलग किया। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने याची राखी सिंह की तरफ से अधिवक्ता सौरभ
तिवारी की बहस को सुनने के बाद मामले खुद को अलग करते हुए दूसरी बेंच में मामला भेजने का आदेश दिया है। वहीं अब इस मामले में 31 जनवरी को होगी सुनवाई। बता दें, अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से दाखिल सिविल याचिका में वाराणसी के जिला जज के 21 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है और ऐसे में इस मामले पर अब कोर्ट ने सुनवाई के बाद क्या आदेश दिया है और अगली सुनवाई किस तरह से होगी और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता सौरभ तिवारी का हिंदू पक्ष के, आइए दिखाते हैं। जी, आज मामला था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिविल डिवीजन डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर के खिलाफ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने जो वजूखाना के एएसआई सर्वे को के हमारे प्रेयर को डिसमिस कर दिया था, एप्लीकेशन को, उसके खिलाफ हम लोग आए थे। डिस्ट्रिक्ट जज का ये कहना था कि अगर हम एएसआई सर्वे का आदेश करेंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन होगा, तो उसी के खिलाफ सिविल डिवीजन था। हमारा जो मेन तर्क था कि एएसआई सर्वे जो है कम्प्लीटली नॉन इन्वेसिव मेथड से हो रहा है तो कोई वायलेशन नहीं होगा। तो आज इनिशियल आर्गूमेंट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम साहब कोर्ट में हुई और सुनवाई के दौरान इनिशियल आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने मैटर को समझा और फिर दूसरे बेंच को असाइन करने के लिए वो आदेश में लिख दिया और अब ये अप्रोप्रिएट बेंच को मामला जाएगा और 31 जो है जनवरी को फर्दर सुनवाई होगी। अब इसमें आगे क्या होने की उम्मीद है? अब जो है अनदर बेंच को जाएगा, जो जिस बेंच को ये केस असाइन होगा वो बेंच डिसाइड करेगी किसमें कैसे। मैं सौरभ तिवारी, राकेश सिंह की तरफ से, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट। नगरी में पूस की रात ही नहीं, दिन भी कपकपी छुड़ा रहे हैं। सर्द हवाओं से हाथ पांव सुन्न हो जा रहे हैं। ओस की बूंद टपक रही है। गलन और ठिठुरन की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। रात के कोहरे में दृश्यता शून्य हो पहुंच जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 2 दिनों तक ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। कल रात 9 बजे के बाद से ही घना कोहरा छाया है और शहर और गांव के कई स्थानों पर दृश्यता शून्य पहुंच गई। आज सुबह से ही गलन से कपकपी छूट रही है। सर्द हवाओं के कारण गलन बरकरार है। आज सुबह से पारा डिग्री 6 सेल्सियस के पास पहुंच गया। वहीं लोगों का कहना है कि ठंड के कारण ऐसा लग रहा है कि उंगलियां टूटकर गिर जाएंगी और घर से निकलना मुश्किल है और गर्म कपड़ों का भी सहारा ज़्यादा लेना पड़ रहा है। मगर कोहरे के हालात दिन में ये हैं कि दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है और सूरज का दूर दूर तक पता नहीं है। और ऐसे में क्या कुछ कहा है लोगों ने, आइए दिखाते हैं। एकदम जो है निकलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मजबूरी है, काम है तो निकलना पड़ रहा है। तो जिस तरह से समस्या बहुत हो रही है, बहुत समस्या हो रही है। उंगलियां अभी सुबह निकले थे एकदम गल गई थी, एकदम लग रहा था कि हाथ से टूट के गिर जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त ठंड है। तो देखा आप है, गलन काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। बहुत कपड़े पहनना पड़ता, ठंडी इतना ज़्यादा बढ़ रही, कुछ कहे कि नहीं। परेशानी बहुत है। कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, धूप निकलती नहीं, कपड़े उपड़े सूखते नहीं हैं। नगरी प्रयागराज में माघ मेला जहां हर साल लगता है और तंबुओं की नगरी बसने लग गई है और दूसरा स्नान पर्व जहां 25 तारीख को है पौष पूर्णिमा का, तो उससे पहले कल्पवासी यहां आने लगे हैं और संगम की रेती पर कल्पवास के लिए पूरा 1 महीना रुकेंगे। ऐसे में यहां प्रयागवाल से पूजा पांडे पंडा समाज की हैं। उनका कहना है कि जो ज़मीन उनको मिलती है कल्पवासियों बसाने के लिए वो इस बार नहीं मिली और संस्था को मिली और संस्था ज़्यादातर ताला लगाकर गायब रहती हैं। और ऐसे में क्या कुछ कहना है कल्पवासियों का यहाँ पर आने वाले और यहाँ पर बसाने वाले पूजा पांडे का, आइए दिखाते हैं। कि हम पंडों को इतनी ज़मीन नहीं मिल पाती, जितना मेरा रिकॉर्ड है उतनी ज़मीन नहीं मिल पाती हमको। अब यही है कि यात्रियों को व्यवस्था नहीं कर पाते। यात्री आ रहे हैं, लौटा दे रहे हैं भाई, कि जब हमारे पास जमीन नहीं है तो कहाँ से। ऐसी वजह है जो आपको अब ये रोड निकल गया तो यहाँ संस्था रहती है, तो कहते हैं कि यहाँ संस्था रहेगी, हम नहीं रहेंगे, तो इसको हम रोग आके ले लेते हैं, बस यही है। तो ये एक ऐतिहासिक और पवित्र भूमि है, संगम क्षेत्र है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम आस्था है। पूरे इंडिया का, विश्व में कहिए, इसकी एक वो है। संगम की रेती पे आने के बाद कितना अच्छा लगता है। ये तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा वो है। जो कि कहाँ से आए हैं आप? हम तो यही प्रयागराज बॉर्डर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। नगरी प्रयागराज में आज जहां भाजपा के प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत राय ने प्रेस वार्ता की है। 25 तारीख को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नए युवा वोटरों को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसमें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से युवाओं को संबोधित करेंगे और ये कार्यक्रम में जहां बढ़ चढ़कर भाजपा के कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसे में क्या पूरा कार्यक्रम में किस तरह से तैयारी की गई है और क्या कुछ कहना था भाजपा प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा का, आइए दिखाते हैं। 25 जनवरी को हम लोगों ने ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी 403 जगहों पे 1-1 हज़ार नौजवानों का 2-2 सम्मेलन करने वाले हैं। हम लोगों ने प्रयागराज में भी तय किया है कि प्रयागराज के सभी विधानसभाओं में 2-2 स्थानों पे 1-1 हज़ार नौ मतदाताओं का सम्मेलन होना है। इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का वर्चुअली उस सम्मेलन में संबोधन होने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने, इसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने अपने BLO के सहायता से, अपने कार्यकर्ताओं के सहायता से घर घर जाके जो हमारे 9 मतदाता हैं जो 2024 में वोट करने वाले हैं, पहली बार वोट करने वाले हैं, उनकी हम लोगों ने सूची बनाई है। उसी सूची के सहायता से हम लोग आने वाले 25 तारीख के सम्मेलन में हम लोग 9 मतदाताओं को बुलाने वाले हैं और उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। उस नौजवानों से हम लोग उस कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू होने वाले हैं। हम लोग 9 मतदाताओं सम्मेलन करने के पीछे हमारा एक ही ध्येय है कि उनको बताना है कि 2014 से पहले का जो भारत है, वो भारत, जो आज का जो भारत है, वो 2014 के पहले वाला भारत नहीं है। आज 2014 से लेके और 2024 के भारत में ज़मीन आसमान का परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन किसी कारण से हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाते हुई है। इसमें क्या खास होगा? इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संबोधन नए मतदाताओं को मिलना है। यही इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का बिंदु है। इस नाते हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं और नौजवान जो पहली बार वोट करने वाला है, खासकर इस कार्यक्रम को लेकर उत्साही भी है और अपने आप जो पहली बार वोट देने वाले युवा वोटर हैं, नए मतदाता हैं, हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अपने कार्यक्रम में आने के लिए अपना उत्साह प्रकट कर रहे हैं। चुनौतीपूर्ण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि BLO के माध्यम से जितने भी नए मतदाता बने हैं, हमारे पास 2022 के विधानसभा चुनाव में जितने 9 मतदाता बने थे, उनकी BLO के माध्यम से लिस्ट एक मंडल वाइज जो है, हमारे यहाँ 15 मंडल हैं, एक मंडल अध्यक्ष को दे दी गई है। मंडल अध्यक्ष के यहाँ हमारे नीचे तक इकाइयाँ हैं, मंडल अध्यक्ष की कमेटी, उसके बाद बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ शक्ति केंद्र संयोजक हैं। उनके माध्यम से एक 9 मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने कोचिंगों में, स्पोर्ट्स क्लबों में, उसके अलावा अभी भी हम लोग आज जो है 5-6 कोचिंगों से ही हम लोग आ रहे हैं आदरणीय उपाध्यक्ष जी के साथ। उसके अलावा सभी लोगों के अंदर एक उत्साह है और आदरणीय मोदी जी के सुनने के लिए हर एक देश का एक युवा जो है अपने आप जो है उस कार्यक्रम में सहभागिता लेने के लिए तैयार है। जागरूक कैसे करेंगे मतदाता को? जागरूक चूँकि हर एक जिम सेंटर से लेके हम लोग सभी जगहों पे लगभग जाके हम लोगों ने क्या किया है, 2014 के पूर्व, जो जैसा हमारे भाई ने बताया है, 2014 के पूर्व और 2024 के बाद जो 2024 का चुनाव है, 14 के पूर्व और ये 24 में चुनाव है, उसके बीच का जो अंतर है उन्हीं को समझाते हैं, उन्हीं के माध्यम से। और हर एक युवा जान भी रहा है और देख रहा है टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। उसको पता है कि जब आज भारत, रूस और यूक्रेन में युद्ध होता रहता है तो हमारे देश का तिरंगा जब निकलता है तो दोनों देश के जो है सेनाएं अपने आप युद्ध रोक देती हैं। हर एक व्यक्ति आज के समय में पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सब जान रहे हैं कि कितना परिवर्तन आया है। जी भाई। पप्पू पांडे रोहित, महानगर अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।